दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली का शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं ईडी भी केजरीवाल का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में मिले ईडी के समन को एक बार फिर से स्किप कर दिया है। ईडी ने केजरीवाल को 7वां समन भेज करके उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से साफ तौर पर इनकार किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जांच एजेंसी के समन पर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने फिर से कहा है कि मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है। रोजाना समन भेजने की जगह ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम इंडी अलायंस नहीं छोड़ेंगे। केंद्र सरकार को इस तरह हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। दरअसल ईडी के समन पर केजरीवाल कह चुके हैं कि जब मामला कोर्ट में है तो ईडी समन भेजने की जगह कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के पहले। जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के पहले। केजरीवाल के लगातार ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल अगर ईमानदार हैं तो फिर ईडी का सामना करने से क्यों डर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपने आप को ईडी के समन्स को के लिए पेश नहीं हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गलत बात है। वो जो एग्जाम्पल देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अगर उन्हें निष्पक्ष, वो साफ सुथरे पाक साफ हैं, तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन से क्यों डरना चाहिए। उन्हें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को फेस करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि क्या अगर वो साफ हैं तो वह उसकी स्पष्ट निष्पक्षता से जांच होने के बाद ही ये तय होगा। ईडी के बार बार समन दिए जाने के बाद भी पेश न होने पर ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब 5 समन के बाद भी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए तो ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई। 14 फरवरी को कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर ईडी के सामने पेश न होने की वजह बताए। 17 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र की बात कहकर के कोर्ट न पहुंच पाने की बात की, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 मार्च की रखी। केजरीवाल उस दिन कोर्ट में पेश उन्हें होना है। पिछली बार एजेंसी के समन को लेकर के आप सरकार की मंत्री अतिशी ने कहा था कि ईडी का ये समन केजरीवाल और आपको डराने की कोशिश है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की गरिमा बरकरार रखते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव केस में फैसला दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजेता घोषित किया, बीजेपी उसी का बदला ले रही है। ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल ने ईडी के समन पर पेशी से इनकार किया हो। केजरीवाल ईडी के हर समन पर कोई न कोई बहाना बना करके इनकार करते हैं। ईडी ने 7 बार बुलाया, केजरीवाल ने बहाना बनाया। समन की तारीख पे तारीख पड़ी, पेशी की तारीख भी, और उस पर केजरीवाल जो है बहाना बनाते रहे। पहला 30 अक्टूबर को समन गया, 2 नवंबर को विधानसभा चुनाव, दूसरा 18 दिसंबर, 21 दिसंबर को विधानसभा, तीसरा 22 दिसंबर जिसमें 3 जनवरी राज्यसभा चुनाव, चौथा 13 जनवरी, 18 जनवरी चुनाव प्रचार, पांचवा 31 जनवरी, 2 फरवरी समन गैर कानूनी, छठा 17 फरवरी, 19 फरवरी मामला कोर्ट में है। तो ये तमाम बातें जो है कही गई और अलग अलग दिनों पर ये समन केजरीवाल को दिया गया, लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल पेश नहीं हुए। जानकारों का कहना है कि ईडी के बार बार समन पर केजरीवाल का हाजिर न होना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक तरीके से ये पूरा ग्राउंड तैयार हो रहा है जिसके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी भी संभव है। दरअसल केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, ये जो है तमाम लोगों को डर और केजरीवाल को डर इसी बात का है कि कहीं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह उनकी भी गिरफ्तारी ना हो जाए।
16 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है। हमारी पार्टी के 2 विधायकों से उन्होंने संपर्क किया और दावा किया कि केजरीवाल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे असम की। आज असम विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का गुस्सा देखने को मिला। विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 के खत्म किए जाने पर सवाल उठा रही कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा गुस्से में लाल नजर आए। उन्होंने सदन में कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, असम में छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होने दूंगा। इस बयान के वीडियो को सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम विधानसभा में कांग्रेस पर गरजते हुए कहते हैं, ध्यान से सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। ये आप सुन लीजिए। मैं आपको राजनीतिक चैलेंज करना चाहता हूं, 2026 से पहले ये दुकान बंद कर दूंगा। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है, तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। ये आप सुन लीजिए। आपको यह बता दें कि हाल ही में असम की हेमंता सरकार ने मैरिज एक्ट पर बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और इसके बाद अब असम में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही होगी। इसके बाद से ही कांग्रेस के साथ कई अन्य मुस्लिम नेताओं के द्वारा हेमंता सरकार के इस फैसले के खिलाफ हल्ला बोला गया। इसी का जवाब आज विधानसभा में सीएम ने तल्ख लहजे में दिया। असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को लेकर के असम विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद विधानसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया। AIUDF ने के MLA अशरफुल हुसैन ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सरकार पूरा खामखा मुसलमान के ऊपर टारगेट करके जिन सारे इन लोगों ने टूल्स लाके आ रहे हैं, इसका हम विरोध करना चाह रहे थे। ये कानून उन लोगों ने रिपील करके मुसलमान के अंदर उनको जो खुद का जो अधिकार था, मुस्लिम पर्सनल जो लॉ था, इन सारे चीज़ को इन लोगों ने पूरे डेमोलिश करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। मुस्लिम बहुविवाह को लेकर के विधानसभा में AIUDF नेता रफीक इस्लाम भी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने का हक इन्हें किसने दिया है? ये एक धर्म के खिलाफ साजिश है। इस पर विधानसभा में बातचीत होनी चाहिए। हमें भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। असम सरकार को यह हक नहीं बनता कि कैबिनेट में वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक डिसीजन ले। मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, अगर उसमें आपका कुछ कहना है, कुछ अमेंडमेंट लाना है, लाओ। इससे पहले भी 10 मरतबा अमेंडमेंट ला चुके हैं। 2010 में ये मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये मैंडेटरी नहीं था, पहले ऑप्शनल था। लेकिन 2000 यही सरकार, आज के मुख्यमंत्री उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, उस वक्त सरकार ने इसको मैंडेटरी किया है। अब एकदम से इसको बातिल करना ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी एक धर्म विशेष लोगों पे अटैक है, इंडिया के संविधान पर अटैक है, इंडिया के डेमोक्रेसी पे अटैक है। कैबिनेट का ये भूल डिसीजन इनको वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि असम उपचार प्रथा विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि सरकार केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे मुसलमानों से वोट पाने का हथियार बनाकर के प्रयोग करना चाहता है। लेकिन मैं इनकी दुकान नहीं चलने दूंगा। और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम समान नागरिक संहिता लाएंगे और हम इसे इसके सामने दरवाजे लेकर के आएंगे। और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के विधेयक को ध्वनिमत से विधानसभा में पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले महीने कहा था कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता की मांग करने वाला विधेयक पेश करने वाला है और ऐसे में वो तीसरा राज्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि ये आदिवासी समुदाय को कानून के दायरे से छूट देगा। आपको बता दें कि हाल ही में असम की हेमंता सरकार ने मैरिज एक्ट पर बड़ा फैसला लिया था। इसमें राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और इसके बाद अब असम में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही होंगी। इसके बाद से ही कांग्रेस के साथ कई अन्य मुस्लिम नेताओं के द्वारा हेमंता सरकार के इस फैसले के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है।
चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए वरुण गांधी का जिक्र कर लेते हैं। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी सरकार की योजनाओं के खिलाफ थे। हर बात पर अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं ने वरुण से दूरी बना ली थी। सियासी गलियारों में चर्चा यहां तक थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी का बीजेपी से टिकट कट सकता है। कहा जा रहा था कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़ करके कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम कयासों के बीच वरुण अपनी पार्टी नेताओं संग बैठे नजर आए और वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। दरअसल 26 फरवरी को भारत अमृत योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी रेलवे स्टेशंस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास कर रहे थे और इस मौके पर सांसद वरुण गांधी पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के जिलाध्यक्ष सजीव प्रताप सिंह समेत तमाम पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। वरुण और बीजेपी जिलाध्यक्ष तकरीबन 4 साल बाद एक मंच पर नजर आए थे। माना जा रहा है कि बीजेपी और वरुण गांधी में अब सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। शहर दर शहर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी से नेता नाता तोड़ रहे हैं। मतलब देश जोड़ने निकले राहुल गांधी अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे। अब राहुल गांधी को झारखंड से बड़ा झटका लगा है। सिंहभूम से सांसद और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा। उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से गीता कोड़ा गठबंधन से नाराज चल रही थी। रांची में बीजेपी पार्टी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गीता कोड़ा को पार्टी में ज्वाइन करवाया और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी मौजूद रहे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गीता कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है। पार्टी ने देश को गर्त में ले जाने का काम किया है। कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सर्वविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गीता कोड़ा के आने से कोल्हान में बीजेपी को नई ऊर्जा मिलेगी। झारखंड की सियासत में गीता कोड़ा पहचान की मोहताज नहीं है। गीता कोड़ा का अपना जनाधार है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के जेल जाने के बाद गीता कोड़ा ने राजनीति में कदम रखा। 2009 में पति मधु कोड़ा के जेल जाने के बाद गीता कोड़ा ने राजनीति में कदम रखा। गीता कोड़ा के नाम सबसे कम उम्र में विधायक बनने का रिकॉर्ड है। गीता कोड़ा 2009 से 2019 तक 2 बार विधायक रही। 2014 में सिंहभूम से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। अक्टूबर 2018 में गीता कोड़ा कांग्रेस में शामिल हुई और इसके बाद 2019 में सिंहभूम से पहली बार वो सांसद बनी। गीता कोड़ा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मधु कोड़ा सितंबर 2006 से अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। गीता कोड़ा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया और पिछले दिनों कांग्रेस को झारखंड में विधायकों के असंतोष का भी सामना करना पड़ा था। पार्टी के 12 विधायक अपने खेमे के विधायकों को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थे। दरअसल 16 फरवरी को चंपई सोरेन ने कैबिनेट के विस्तार में कांग्रेस कोटे से उन्हीं 4 विधायकों को मंत्री बनाया जो इसके पहले की हेमंत सरकार में मंत्री थे। अब इसी बात से नाराज विधायक दिल्ली पहुंचे और हाईकमान से मुलाकात उन्होंने की थी उस वक्त। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सांसद चुनाव से एक दिन पहले विपक्ष ने कांग्रेस सरकार से व्हिप पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि क्रॉस वोटिंग के डर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों पर व्हिप के जरिए दबाव डाल रहे हैं। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यसभा सांसद की वोटिंग को लेकर के व्हिप जारी नहीं किया जा सकता था। फिर भी मुख्य सचेतक
हर्षवर्धन चौहान ने इसे जारी किया और विधायकों को निर्देश दिए कि वो पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखा करके ही वोट देंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से व्हिप में कहा गया है कि क्रॉस वोट इनवैलिड होगा, वो भी गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और पार्टी प्रत्याशी की ओर से चुनाव आयोग से आग्रह किया गया कि इसे लेकर के क्लैरिफिकेशन जारी की जाए। वहीं राज्यसभा सांसद चुनाव को लेकर के आज मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग भी बुलाई। कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और कुछ विधायकों के गैर हाजिर रहने का डर है, क्योंकि कुछ विधायक अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। विधायकों के बगावती तेवर के बीच मुख्य सचेतक हर्षवर्धन चौहान ने सभी कांग्रेस एमएलए को व्हिप जारी किया है और इस पर बकायदा सभी के साइन लिए जा रहे हैं। इसमें सभी विधायकों को कल मतदान प्रक्रिया में उपस्थिति सुनिश्चित बनाने और पार्टी के अधिकृत पोलिंग एजेंट को दिखाने के बाद वोट मतपेटी में डालने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने सिंघवी को हिमाचल से राज्यसभा भेजने के लिए प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने पूर्व में कांग्रेस के नेता एवं 6 बार के सीएम वीरभद्र सिंह के रणनीतिकार रहे हर्ष महाजन को मैदान में उतारा। इसलिए भी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। महाजन बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस में सभी उनके मित्र हैं। देश के कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस सफलतापूर्वक करने वाली बीजेपी से हिमाचल कांग्रेस अंदर खाने डरी हुई है, इसलिए पार्टी मतदान से पहले कोई चूक नहीं रखना चाह रही है। इसी वजह से आज शिमला के सिसिल होटल में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग रखी गई है। कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से विधायकों को एकजुट रहने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी। सिंघवी को राज्यसभा चुनाव में जीत दिलवाने का काम अब भूपेश बघेल के कंधों पर होगा। हिमाचल विधानसभा में कल राज्यसभा सांसद के लिए वोटिंग होगी और कल ही मतों की गणना और शाम को रिजल्ट आएंगे। मौजूदा सांसद जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अप्रैल 2024 में पूरा हो रहा है और इनके स्थान पर सिंघवी या महाजन में से कोई एक राज्यसभा जाने वाला है।